हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जनवरी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं पेडागोजी की क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा। क्लासेज आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। चलिए देर न करते हुए देख लेंगे यहाँ पर पेडागोजी क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परसंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। तो बात किसकी हो रही है, बौद्धिक क्षमता की हो रही है, कल्पना की हो रही है और समालोचनात्मक सोच की हो रही है। तो इस तरह की सारी जो बातें होती हैं ये किससे जुड़ी हुई होती हैं। अगर आप किसी समस्या का समाधान करते हैं, उस पर विचार करते हैं, कुछ चीज़ें सोचते हैं, तो ये सब जुड़ी होती हैं हमारे मस्तिष्क से, दिमाग से। और जब बात होती है मस्तिष्क और दिमाग की तो यह आता है संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सामाजिक, बी में दिया है शारीरिक, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है नैतिक और 4 में दिया है संज्ञानात्मक। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है। तो कौन सा कथन जो है यहाँ पर ये पुष्टि कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत होता है निरंतर चलने वाला विकास, निरंतर होने वाला विकास। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है आनुवांशिकता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत होता है बच्चे में जो जन्मजात गुण आते हैं, जैसे उसकी आंखों का कलर हो गया है या कोई बीमारी उसको अपने पेरेंट्स से आ गई है, तो ये आते हैं आनुवांशिकता के सिद्धांत के अंतर्गत। 3 में दिया है शीर्षगामी सिद्धांत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। शीर्षगामी सिद्धांत इसको बोला जाता है। 4 में दिया है अधोगामी सिद्धांत। तो ये अधोगामी सिद्धांत भी नहीं होगा। यहाँ पर जान लेंगे शीर्षगामी सिद्धांत क्या होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद क्या करता है, सबसे पहले उसके सिर का विकास होता है और धीरे धीरे क्या होता है, उसके हाथों का विकास होता है, पैरों का विकास होता है और एक समय ऐसा आता है कि बच्चा जो है बैठना, उठना और चलना सीख जाता है। सबसे पहले जो बच्चे में डेवलप होता है वो क्या होता है, उसका सर होता है। तो इसीलिए इस विकास को बोला जाता है शीर्षगामी सिद्धांत, अर्थात सिर से पैर की तरफ विकास। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसको शीर्षगामी सेफोकोडल विकास बोला जाता है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती हैं। तो कौन सी संस्था प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आएंगी। और बात हो रही है प्रारंभिक वर्षों की, अर्थात बच्चा जो है प्राइमरी लेवल का है, छोटा है, से अपने माता पिता को जानता है, अपने परिवार को जानता है। तो चलिए देख लेंगे ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है स्कूल और मुद्रक संचार। तो ये द्वितीयक संस्था है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में दिया है सामाजिक संचार और कानून, ये भी द्वितीयक में आएंगे। 3 में दिया है परिवार और पास पड़ोस। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है पास पड़ोस और सामाजिक नीति। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, परिवार और पास पड़ोस। आप सोचेंगे कि पास पड़ोस को तो द्वितीयक संस्था में लिया गया है, पर ऑप्शन में दिया ही ऐसा है। आप देख लेंगे कि परिवार के साथ पास पड़ोस दिया है, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परिवार जो होता है बच्चे की प्राथमिक संस्था होता है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय के संबंध में समझ बना लेते हैं। तो ये कौन सी अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है संवेदीकामक अवस्था। ये होती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था। उसके बाद देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये हो जाएगी 2 से 7 वर्ष की अवस्था। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 7 से 11 वर्ष की। और 4 में दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें संरक्षण की समझ जो है वो आ जाती है। जान लेंगे संरक्षण क्या है। तो बच्चा जो है मात्रा, शेप और साइज के डिफरेंस को समझ पा रहा है, ये सब चीज़ें क्या है। पर एक जार ले लेते हैं और इसमें क्या ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं हम पानी, जिसमें पानी की मात्रा कितनी है, इसमें पानी है 1 लीटर। अब हमने एक दूसरा बर्तन ले लिया है और इसमें क्या है, हमने उस पानी को ट्रांसफ़र कर दिया है और हम बच्चे से पूछ रहे हैं कि इसमें पानी कितना हो गया है। पूछते हैं कि कौन से बर्तन में पानी ज़्यादा है, तो बच्चा बताएगा कि इसमें भी 1 लीटर पानी है। तो बच्चे को पता लग गया है कि इसकी शेप चेंज हो गई है, इस बर्तन का साइज़ चेंज हो गया है, पर पानी की जो मात्रा है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। उसने बताया कि उसमें भी 1 ही लीटर पानी आएगा। तो ये जो समझ बच्चे के अंदर आई है ये आती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में, और इसी को बोला जाता है संरक्षण की समझ। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया के द्वारा होता है।
तो प्रमुख बदलाव जो होता है ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संतुलीकरण। इसको संतुलीकरण बोला जाता है। यहाँ पर जान लेंगे इसके दो जो पार्ट हैं वो क्या हैं। एक होता है यहाँ पर आत्मसातकरण और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है यहाँ पर समायोजन। तो चलिए बात कर लेते हैं समायोजन क्या है और आत्मसातकरण क्या है और क्या संतुलीकरण है। तो आत्मसातकरण होता है जब हमने कोई चीज़ सीखी और उसी के सिमिलर हमने उसके बारे में और अधिक जानकारी जो है यहाँ पर इकट्ठी कर ली। तो हमने कोई चीज़ सीखी थी और हमने उसके बारे में और अधिक जान लिया, तो ये हो गया आत्मसातकरण। अपने पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ लिया है। दूसरा होता है समायोजन। तो समायोजन क्या होता है? हमने पहले कोई चीज़ सीखी, मान लीजिए हमने जाना कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, कुत्ता काले रंग का होता है, हमने एक काला कुत्ता देखा, उसके बारे में हमने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली, तो हमें समझ आ गया कि कुत्ता ऐसा होता है। कुछ समय बाद हमने क्या देखा? एक वाइट कलर का कुत्ता देखा है। तो बच्चे ने जो पुराना ज्ञान था उसमें थोड़े चेंजेस कर लिए। उसने जान लिया कि जो कुत्ता है वो कैसा हो सकता है, वो वाइट कलर का भी हो सकता है और ब्राउन कलर का भी हो सकता है, और कलर के भी कुत्ते हो सकते हैं। और उसने आगे डिफरेंस भी कर लिया कि 4 पैर वाले जानवर कुत्ते के अलावा और भी हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, हाथी हो सकता है। तो यहाँ पर उसने पुराने ज्ञान में अपने कुछ चेंजेस कर लिए हैं, अपना नया ज्ञान जोड़ लिया है, उसको सीख लिया है। तो ये होता है उसका समायोजन। और ये दोनों जो कार्य करते हैं ये किसके साथ करते हैं? ये संतुलीकरण के द्वारा कार्य करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है किसकी? संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव की प्रक्रिया क्या है? तो ये कहलाती है यहाँ पर संतुलीकरण। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर दिया है हार्वर्ड गार्डनर, सेकंड में दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग, थर्ड में दिया है जीन पियाजे और फोर्थ में दिया है लेव वाइगोत्स्की। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ऑप्शन जो है रॉन्ग है, इनको कट करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा। जब भी बात होती है किसकी? हमारी हो रही है और दूसरों की हो रही है, और उनके बीच क्या हो रही है? पारस्परिक अंतःक्रिया हो रही है, पारस्परिकता हो रही है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तब क्या होता है? तब बात होती है समाज की। और समाज की बात कौन करता है? सामाजिकरण की बात किसने की है? सामाजिकरण की बात की है लेव वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसी अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? तो किसको महत्वपूर्ण माना है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है सांस्कृतिक उपकरणों को, सेकंड में दिया है सामाजिक अलगाव को, थर्ड में दिया है इनाम और दंड को, और फोर्थ में दिया है पुनरावृत्ति और अभ्यास को। बात हो रही है लेव वाइगोत्स्की की सांस्कृतिक उपकरण की हो रही हो या सामाजिक उपकरण की हो रही हो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। जान लेंगे लेव वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक उपकरणों में किन किन को रखा है। तो यहाँ पर इन्होंने रखा है भाषा को उपकरण माना है। दूसरा क्या माना है? इन्होंने माना है MKO को। इसमें क्या होता है कि जो आपसे अधिक नॉलेजेबल पर्सन है वो आपको ज्ञान देता है, आपकी हेल्प करता है। 4 में दिया है अंतःक्रिया इन्होंने ली है। अंतःक्रिया जब सामाजिक होती है तब भी जो है अधिगम जो होता है सुसाध्य होता है। आगे क्या लिया है? 4 में लिया है इन्होंने पहाड़ को, जिसको स्कैफोल्डिंग भी यहाँ पर बोला जाता है। लास्ट में एक है ZPD, ये भी इन्हीं का उपकरण माना जाता है। इसी के द्वारा क्या होता है? अधिगम को सुसाध्य माना जाता है, अधिगम सुसाध्य होता है। ये जो है सांस्कृतिक उपकरण है लेव वाइगोत्स्की के। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्य को आंकते हैं? जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे को तैसा, मान लीजिए अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैंने पैसे ले लिए हैं, या तूने मेरी पेंसिल तोड़ी तो मैंने भी तेरी पेंसिल तोड़ दी, या आपने मेरी चॉकलेट खाई है तो मैंने आपके बदले में चॉकलेट खा ली है। तो यहाँ पर बोला जाता है जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है यांत्रिक उद्देश्य के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी उम्र जो होती है ये कितनी होती है? ये है लॉरेंस कोहलबर्ग का प्रथम चरण, और प्रथम चरण होता है तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पूर्व पारंपरिक स्तर। और इसकी जो उम्र होती है वो कितनी होती है? ये होती है 4 से 10 वर्ष की आयु इसके लिए निर्धारित की गई है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यांत्रिक उद्देश्य के अंतर्गत इसको रखा जाता है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? तो बात किसकी हो रही है? संरचनावादी कक्षा की हो रही है। अर्थात बच्चे जो हैं एक्टिव होकर चीज़ों को सीख रहे हैं, सक्रिय होकर बच्चा जो है इसमें कार्य कर रहा है। इसमें बच्चों को सेंटर में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। सेकंड में दिया है बाह्य पुरस्कार पाने हेतु उनको प्रेरित किया जा रहा है। और थर्ड में दिया है निष्क्रिय अनुसरण। और 4 में दिया है रट कर याद करने के लिए। तो यहाँ पर जो निगेटिव टैग वर्ड है वो आपको याद रखने हैं। अगर आपने अब तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो निगेटिव टैग वर्ड वाली मेरी क्लास जाकर देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आप उससे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे।
उस टैग वर्ड की क्लास से आप सभी विषयों की पेडागोजी को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने पेडागोजी नहीं भी पढ़ी है तब भी उस क्लास के माध्यम से आप काफ़ी क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाकी की जो तीनों ऑप्शन है वे रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात हो रही है संरचनावादी कक्षा की, तो बच्चा जो है खुद करके सीखता है, स्वयं करके सीखता है, और बच्चा सेंटर में रहता है तो बच्चा क्रिया करके ही सीखता है। तो ये होता है अन्वेषण के द्वारा सीखने के लिए उसको प्रेरित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी बात क्या दर्शाती है। तो यहाँ पर निजी बात किसके द्वारा हो रही है, ये जीन पियाजे के द्वारा बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है उनकी अग्रवर्ती सोच को, सेकंड में दिया है उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता की बात की जा रही है। यहाँ पर अक्षमता आपको ध्यान रखना है। थर्ड में दिया है उनकी समस्या समाधान युक्तियाँ हैं। फोर में दिया है उनका paraसंज्ञानात्मक कौशल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता को दर्शाता है। अर्थात बच्चे कैसे हैं, यहाँ पर बच्चे हैं अहम केंद्रित। तो यहाँ पर बात हो रही है अहम केंद्रितता की, अर्थात क्या है, बच्चा जो है निजी भाग दर्शा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं। तो बात हो रही है किसकी, समकालीन सिद्धांत की। सबसे पहले जान लेंगे समकालीन क्या होता है। तो समकालीन का मतलब होता है जो समय अब चल रहा है उसमें जो चीज़ें मान्य हैं उनकी बात की जा रही है। जो सिद्धांत अब चल रहे हैं वही समकालीन सिद्धांत कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है एक दिशीय सामान्य क्षमता की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है बहुदिशीय क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं। थर्ड में दिया है आनुवंशिकता से न प्रभावित होने वाली क्षमता। 4 में दिया है वातावरणीय कारकों से प्रभावित न होने वाली क्षमता। समकालीन सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। अब चल रहा है बहुदिशीय सिद्धांत। ये किसने दिया था, ये दिया था गार्डनर ने। इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक बुद्धि हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर दिया है एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य कौशल में अच्छी होती हैं और लड़के जो विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण है, यह कथन किसका उदाहरण है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर अध्यापक ने क्या किया, लिंग के आधार पर पहले ही उन्होंने निश्चित कर लिया है, डिसाइड कर लिया है कि लड़कियाँ नृत्य में अच्छी होंगी और लड़के जो हैं विज्ञान में अच्छे होंगे। तो ये सब चीज़ें जो कहलाती हैं ये होती हैं जेंडर रूढ़िवादिता। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर दिया है विद्यार्थी की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। क्या करना है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करना है, उनको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। सेकंड में दिया है कठोर एवं मानकीकृत पाठ्यचर्या। तो यहाँ पर टैग वर्ड दिए हैं कैसे, निगेटिव, कठोर और मानकीकृत, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में दिया है मूल्यांकन कैसा हो, योगात्मक, तो ये भी कैसा है, निगेटिव टैग वर्ड है, ये रॉन्ग हो जाएगा। 4 में दिया है विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग बांटना, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आप टैग वर्ड की क्लास से इजीली कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑप्शन में जो था नेगेटिव टैग वर्ड दिए थे। इसलिए आपसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप नेगेटिव टैग वर्ड वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर दिया है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए, तो ये जो है करेक्ट पॉइंट हो जाएगा। आपने देखा होगा भिन्न भिन्न बच्चों की बात हो रही है, आपने कभी ट्यूशन क्लासेस ली होंगी कोई सी भी क्लास में, 9th हो 10th हो या छोटी क्लासेस, तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं कि एक टीचर जो है भिन्न भिन्न तरह के बच्चों को पढ़ाता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि बड़े बच्चों के साथ टीचर जो है कुछ छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं। जैसे आप मान लीजिए 10th में हैं, कुछ बच्चे 8th के होते हैं, कुछ 9th के होते हैं, उनको भी टीचर साथ में ही पढ़ा देते हैं। तो उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको संबोधित करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी क्लासेस का माहौल कैसा रखते हैं, चाइल्ड सेंटर रखते हैं, बच्चों की समस्याओं को सुनते हैं, उनका निवारण करते हैं और बच्चे जो है आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करके भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है विद्यार्थियों को एक नए संप्रदाय के अधिगम में सहयोग हेतु अध्यापक को क्या अपनाना चाहिए। तो अध्यापक को क्या अपनाना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया है संप्रदाय को केवल एक ही तरीके से समझाना चाहेंगे। तो केवल एक की बात हो गई है, तो जहाँ पर केवल शब्द आता है ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में दिया है भाषा वाली चिन्हों संकेतों को स्पष्ट करने से बचना, तो बचने की बात यहाँ पर की जा रही है, ये भी निगेटिव हो जाएगा। थर्ड में दिया है पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने से यहाँ पर बचना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विभिन्न संप्रदायों के बीच क्या करना चाहिए, उसको संबंध स्थापित करना चाहिए। अर्थात बच्चे ने जो पुराना ज्ञान सीखा है उससे नए ज्ञान को जोड़ना चाहिए, उसे को रिलेट करके उसको नई चीज़ें सिखानी चाहिए। तो यहाँ पर उनके बीच संबंध स्थापित करना चाहिए, रिलेशन बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है
एक कथन दिया हुआ है, एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है। जब बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप क्वेश्चन करिए, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको आप बार बार पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं एक संरचनावादी कक्षा के अंतर्गत आएंगी, तो ये पॉजिटिव है। सेकंड में दिया है यहाँ पर तर्क, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चे जब बार बार क्वेश्चन करेंगे, कोई सवाल पूछेंगे, चीज़ों के अपने डाउट क्लियर करेंगे, तो उनका जो समालोचनात्मक चिंतन है उसका भी विकास यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर कथन और तर्क जो है दोनों पॉजिटिव दिए हैं। चलिए राइट आंसर देख लेंगे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी यहाँ पर कर रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बात किसकी हो रही है? मानकीकृत की। तो मानकीकृत पाठ्यक्रम कैसा होता है? ये एक निगेटिव टैग वर्ड है। यहाँ पर लचीले पाठ्यक्रम की बात करनी चाहिए थी। यहाँ पर जो कथन दिया है ये रोंग हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका तर्क क्या दिया है। मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विविधताओं को समाहित कर लेता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा। यहाँ पर भी मानकीकृत की बात की जा रही है, तो यहाँ कथन और तर्क जो हैं दोनों गलत हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए आर दोनों गलत हैं। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? तो शिक्षा के समावेशन में कौन सा कारक बाधक बन जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा। जब विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा होगी तो कुछ बच्चे जो हैं ग्रेड के आधार पर, उनके यहाँ पर परिणाम के आधार पर बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ शिक्षा में विद्यार्थियों का सफल समावेशन नहीं हो पाएगा, तो ये बाधा के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, पठन वैकल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पठन वैकल्य, यहाँ पर बात हो रही है डिसलेक्सिया की। तो जहाँ पर डिसलेक्सिया होता है वहाँ पर क्या होता है? बच्चा जो है सही से रीडिंग नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर रीडिंग की बात की जा रही है, तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, अर्थात वो लिखी हुई चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं। ऑप्शन नंबर जो 1 है यही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर बात की जा रही है आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस प्रकार के विकार की पहचान है? तो किस प्रकार के विकार का ये लक्षण है? यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ADHD। ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको बोला जाता है। बच्चे क्या करते हैं? इसमें ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनमें आवेगशीलता होती है और चीज़ों का क्रम जो है वो बार बार बदलते रहते हैं, उनमें व्यवस्था नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार इसको बोला जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? तो कौन सा यहाँ पर व्यापक तरीका है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षण। तो बात हो रही है मानकीकृत की, ये रोंग हो जाएगा। बहु विकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, तो ये भी यहाँ पर रोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है साल के अंत में परीक्षाएं, तो ये भी यहाँ पर रोंग हो जाएगा। 4 में दिया है केस अध्ययन। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात हो रही है विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने की, तो कौन सा तरीका यहाँ पर सुटेबल रहेगा? केस अध्ययन। केस अध्ययन में क्या होता है? बच्चे की जो सारी समस्याएं हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, उसके हर एक पहलू को जाना जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा तरीका हो जाएगा बच्चे की कठिनाइयों को पहचानने का। केस स्टडीज़ को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? बात कैसी हो रही है? बच्चे जो हैं प्रभावशाली ढंग से सीख रहे हैं। तो वस्तुओं को क्या करना है? रट कर याद करने से, तो ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये रोंग हो जाएगा। सेकंड में दिया है आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता के द्वारा बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने आसपास के बच्चों से, अपने आसपास की व्यक्तियों से, वस्तुओं से क्या कर रहे हैं? अंतःक्रिया कर रहे हैं, पारस्परिकता कर रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में दिया है दंड के भय से, तो दंड के भय से बच्चे नहीं सीखते हैं, ये रोंग हो जाएगा। 4 में दिया है अध्यापक को निष्क्रिय रूप से सुनकर, तो ये भी रोंग हो जाएगा। निष्क्रिय रूप से सुनना है, निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे जो है अपने आसपास की वस्तुओं से क्या कर रहे हैं? व्यक्तियों से, अपने साथ के बच्चों से क्या कर रहे हैं? पारस्परिकता कर रहे हैं, अर्थात अंतःक्रिया कर रहे हैं। तो एक दूसरे से बातचीत करके, पारस्परिकता करके, अंतःक्रिया करके बच्चे ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसी के साथ आज की क्लास जो है ये कंप्लीट हो जाती है। अच्छी तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।